व्हाट्सअप एवरीवन। हम हमारे पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कंपनीज एक्ट 2013। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले इसमें शुरुआत इससे ही करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 470 है। इसमें कुछ रूल्स बताए जाएंगे एंड इसमें 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स में 470 सेक्शंस डिवाइडेड है। इसमें कुछ रूल्स भी है एंड टोटल ऑफ 7 सेक्शन शेड्यूल्स है इसमें। ठीक है। इससे पहले आता था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। इसको रिपील करके लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर 1 जो होता है हमारा हमेशा 4 बातों को डिफाइन करता है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट। ये 4 चीजों के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल पे आते हैं। तो इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से डिफाइन किया जाता है और ये हमारा एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया को। ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, ये हमारा पूरा का पूरा एक ही पारी में फोर्स में आता है। और बाकी का जो हमारा चैप्टर है, बाकी का चैप्टर कह लें या फिर कंपनीज एक्ट कह लें, वो पार्ट्स में आता है, कमेंट्स होता है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं उनमें। बट ये तो पक्का ही है कि ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा। इसका नाम कंपनीज एक्ट 2013 रहेगा। तो इस वजह से ये वाला जो एक सेक्शन होता है हमारा, ये एट वंस फोर्स में आता है एंड बाकी के जो हमारे सेक्शन होते हैं वो धीरे धीरे करके फोर्स में आते जाते हैं एज पर डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो हमारा ये सब पे अप्लाई होता है प्रोविजन। इसमें हमने शॉर्ट टाइटल की बात कर ली, एक्सटेंड की बात कर ली एंड कमेंसमेंट की बात कर ली। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी हमारी, ये प्रोविजन जो हमारा ये जो एक्ट है, इसके प्रोविजन हमारे हर एक कंपनी पे अप्लाई होते हैं जो या तो इस सेक्शन के, इस कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर किसी और पुराने कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म हुई हो, जैसे 1956 का जो हमारा एक्ट था उसमें। ठीक है। उसके बाद ये हमारी इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्लाई होती है, बट एक इसमें कैच है। सिमिलरली ये हमारी पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे भी अप्लाई होती है। फिर कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी जो स्पेशल एक्ट के अंदर हो, वो होती है। बैंकिंग कंपनीज हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गई, ये उन सब पे अप्लाई होती है। बट इसमें कैच क्या है, कैच की बात करते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसमें कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट करे हमारी कंपनीज एक्ट से, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग जो चीज होगी उसमें हम इंश्योरेंस एक्ट ही मानेंगे। सिमिलरली कोई बैंकिंग कंपनी होगी तो बैंकिंग एक्ट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर कंपनीज एक्ट आएगा। तो प्रेफरेंसेस पे चला करेगा उन पे। बाकी जितनी भी कंपनी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर पुरानी किसी एक्ट में हुई हो, तो उस उन पे यही चलेगा, कंपनीज एक्ट 2015। ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20। याद नहीं कर रहा मैं, बट डेफिनेशन ऑफ कंपनी हमारी जो लॉ में डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ इन इंडिया। क्या मतलब है? कंपनी एक कंपनी है जो या तो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर किसी पुराने एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो होती है हमारी कंपनी। सीधी डेफिनेशन। और बाकी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स पे ये चीज है कि कंपनी जो है वो लोगों की एसोसिएशन से बनता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स एन कंपनी। अब ये जो लोग होते हैं ये अपना पैसा लेके आते हैं। तो ये लोग पैसा या फिर कुछ कॉमन स्टॉक या फिर कोई भी ऐसी चीज लाएंगे जिसकी मनी वैल्यू होगी कंपनी फॉर्म करने के लिए। इसको हम कैपिटल ऑफ अ कंपनी बोला करेंगे और ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे ये मेंबर्स हुआ करेंगे कंपनी के। मेंबर्स जो है शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस उसके फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में। एंड जो कैपिटल का प्रोपोर्शन डिसाइड होगा वो शेयर एक कहलाएगा। बेसिकली जो कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन होगी उसका एक हिस्सा शेयर कहलाता है। ठीक है। तो अब कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स या फिर कुछ भी कह लें, हम उन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये बनाई जाती है प्रॉफिट के मोटिव से। एक्सेप्ट एक कंपनी होती है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनाई जाती, सेक्शन 8 कंपनी।
सेक्शन 8 कंपनी होती है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनाई जाती, तो सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन केस होता है कि वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनाई जाती। बाकी सारी कंपनी विद द मोटिव वो प्रॉफिट बनाई जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हमारी हर कंपनी में। मेंबर्स हमेशा कंपनी से सेपरेट होंगे, कोई भी चीज हो, अकाउंटिंग हमेशा हम कंपनी की करेंगे ना कि मेंबर्स की। परपेचुअल सक्सेशन होगा। मेंबर्स सेपरेटेड है कंपनी से, दैट मीन्स अगर मेंबर्स को कुछ हो जाता है इन द केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी या फिर कुछ, उस केस में परपेचुअल सक्सेशन लगती है कि मेंबर को जो मर्जी हो कंपनी नहीं रुकेगी, मेंबर्स से हमेशा अलग। ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी जो है वो सेपरेट प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है या फिर कुछ भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उनकी मर्जी। कंपनी अपने नाम पे कोई भी एसेट को होल्ड कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई एक अपनी ओनरशिप कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, जैसे शार्क टैंक में किया जाता है। वो चीजें यहाँ भी पॉसिबल है। शेयर्स को एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये हमारी फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। बट जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ड्यू टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारी ट्रांसफरेबिलिटी डिपेंडेंट होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। ठीक है। फिर आ जाती है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप हमेशा सेपरेट होगी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट जो होती है हमारी, मैनेजमेंट हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ओनरशिप हमारे मेंबर्स होल्ड करते हैं। जिनके पास शेयर्स होते हैं वो ओनर्स है, लेकिन जो कंपनी को संभालते हैं, जो ग्रो कराते हैं, वो मैनेजमेंट होती है। तो जो मैनेजमेंट होती है वो भी हमारे ओनर्स ही एम्प्लॉय करते हैं। तो ये हिसाब होता है। कॉमन सील। कॉमन सील हमारा बेसिकली सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पे यूज होता है। तो पहले ये जो था, पहले ये होना बहुत जरूरी था कि कॉमन सील हल्का, मतलब जरूरी नहीं, मैंडेटरी हुआ करता था कि कॉमन सील कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा। और ये एक इंग्लिश फॉर्म में होती है और इसमें कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है। अब जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, इसमें कॉमन सील को हटा दिया गया था कि ऑप्शनल हो गई थी कि अगर कॉमन सील नहीं चाहिए कंपनी को तो वो ना रखे। इस केस में दो एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए जिनके सिग्नेचर एज ए कॉमन सील यूज हो, या फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक सीएस का होना जरूरी है। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। एक सीएस होना चाहिए और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिनके सिग्नेचर्स वैलिड माने जाएंगे कोई भी कंपनी की डीलिंग में, एज एन म्यूचुअल एजेंसी, कि वो एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं फॉर द कंपनी। ठीक है। लायबिलिटी लिमिटेड होती है इसमें, बट इसमें भी कुछ केसेस होते हैं। कुछ कंपनीज होती है लिमिटेड बाय शेयर, मतलब शेयर जितना अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे उतने के लिए मेंबर्स लायबल होते हैं। सपोज करते हैं कि 100 रुपए कॉल कर लिए, 30 रुपए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाते हैं, तो 30 रुपए की जो शेयर की वैल्यू है उतनी की लायबिलिटी मेंबर्स की बनेगी। अब लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अ शेयर कैपिटल वाले केस में भी क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स की उतनी लायबिलिटी होती है जितनी की उन्होंने गारंटी दी होती है, कि 10,000 रुपए का जो लायबिलिटी होगी वो मैं पे कर दूंगा, और 30 रुपए अभी कॉल नहीं किया तो 30 रुपए भी पे कर दूंगा। ये चीज होती है। ऐसे ही इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते थे कि हाँ, लिमिटेड है नहीं है, गारंटी है नहीं है। फिर एक आती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें कोई भी लायबिलिटी मेंबर की नहीं होती, बट जिसमें अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की। इसमें लायबिलिटी कहीं भी एक्सटेंड तक नहीं होती, बट अनलिमिटेड होती है। ठीक है। अब इनकी कैपेसिटी होती है सू करने की एंड बी सूड की भी, मतलब इन पे केस हो भी सकता है, ये कर भी सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है लॉ के आइज में, एंड वो कोई मतलब इस वजह से क्योंकि वो इनविजिबल है, इंटैंजिबल है, एंड वही सब रीजंस की वजह से, तो वो अपने राइट्स भी इंजॉय करती है, बट अपनी ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना पड़ता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बाकी इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है बिकॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके राइट्स, इनके ऑब्लिगेशन सब कुछ लिमिटेड करके रखती है। अगर ये अपने राइट्स ऑब्लिगेशन जाके जाके कुछ चीज करते हैं, दैट मीन्स ब्रीच किया है इन्होंने लॉ के अगेंस्ट जाके। तो लॉ के अगेंस्ट जाके ये लोग कुछ कर नहीं सकते, जो कि चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इन्हें पहले ही लिखनी पड़ती है कि पावर्स अपनी
अपने राइट्स, अपनी ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है क्या, अर्निंग्स है क्या। जैसे हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर ये उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो पहले ऑल्टरेशन की मेमोरेंडम में। ठीक है। बाकी इसके अगर हम आगे हैं तो टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज की। टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारी डिफाइंड होती हैं लॉ में। और सबसे पहले जो हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी में कंपनी डिफाइंड है वो है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी हमारी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमें प्राइवेट कंपनी को डिफाइन ऐसे किया गया कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तीन बातें लिखी गई हैं। कौन सी तीन बातें? सबसे पहले लिखा है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइवेट कंपनी में कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग के राइट्स होते हैं, बाकी जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते वो। तो इस वजह से इसके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन होती है। और इनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 200 तक। इनके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 200 से ज्यादा है तो फिर इन्हें कंपनी किसी और में कन्वर्ट करानी पड़ेगी। ठीक है। फिर इसमें हमारे दो प्रोवाइजो होते हैं कि सबसे पहला प्रोवाइजो हमारा ये कहता है जहाँ पे एक से ज्यादा लोग एक या एक से ज्यादा शेयर को होल्ड करते हैं तो उन्हें ज्वाइंट होल्डर्स माना जाता है या फिर सिंगल मेंबर माना जाता है। जॉइंट होल्डर या सिंगल मेंबर ऐसे कह सकते हैं। तो अगर सपोज दो लोग हैं ए एंड बी ने मिलके एक शेयर या फिर दो तीन शेयर जितने मर्जी, या फिर ए एंड बी ने एक शेयर लिया साथ मिलके, तो उन्हें ए और बी को एक ही मेंबर माना जाएगा। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई भी दो लोग एक शेयर होल्ड करेंगे तो वो सिंगल मेंबर। ठीक है। और इसमें दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि जो भी कंपनी में प्रेजेंट एम्प्लॉयज होंगे या फिर कोई पास्ट एम्प्लॉय हो जिसने पहले शेयर्स लिए हो ड्यूरिंग हिज और हर एम्प्लॉयमेंट, तो वो लोग इस 200 के अकाउंट में नहीं इंक्लूड होंगे। बेसिकली 220 230 हो सकता है अगर वो 30 से ज्यादा लोग, वो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो या फिर पहले एम्प्लॉयमेंट दे चुके हो और उससे पहले शेयर होल्डिंग है। ठीक है। बेसिकली ऐसे ले सकते हैं कि 2006 में उन्होंने शेयर्स खरीदे, 2007 में एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, तो वो आज भी वो 200 के अकाउंट में इंक्लूड नहीं। ठीक है। इसको ऐसे याद किया जाता है कि आर एल पी है। अच्छा पी पे भी है। तो हाँ, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उनमें दो चीजें होती है, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर शेयर्स, लिमिटेशन की लिमिट है 200 मेंबर्स की। और अब आते हैं हम प्रोहिबिशन पे। इन पे प्रोहिबिशन होती है कि ये पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते पब्लिकली, इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को टू इशू इट्स सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिवेंचर हो। पब्लिक को पब्लिकली इनविटेशन देना अलाउड नहीं है। इन्हें प्राइवेटली ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इशू प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ऐसे याद करते हैं कि आर एल पी ए कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन तीन चीज है, राइट? रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर शेयर्स, लिमिटेशन ऑफ 200 मेंबर्स, प्रोहिबिशन टू इशू इट सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं याद करने के लिए कि इसमें दो लोगों का मेंबर होना जरूरी है प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन में। प्राइवेट कंपनी में दो डायरेक्टर्स होना भी जरूरी होता है। दो डायरेक्टर्स मतलब जो मैनेजमेंट होती है, और दो ओनर्स या मेंबर्स होने जरूरी होते हैं। तो और जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनके एंड में नाम में प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। ऐसे लिखते हैं पीवीटी लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। राइट ऑफ शेयर्स इसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इनविटेशन ये पब्लिक को नहीं दे सकते सिक्योरिटीज के लिए। बाकी हम आगे बात करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कैन नंबर ऑफ डिबेंचर्स एक्सीड द लिमिट ऑफ 200? तो डिबेंचर इशू करने में तो कोई दिक्कत नहीं कि 200 से ज्यादा अगर वो होना तो है नहीं। ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस का इसमें कोई यूज नहीं होता। तो प्राइवेट कंपनी हमारे इसी के साथ खत्म होता है। एंड अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। हमारे डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी को हमारे ऐसे डिफाइन करता है कि अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब
पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो हमारा प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। या फिर हमारी वो सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की। सपोज करते हैं कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड बोलते हैं, एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है बी प्राइवेट लिमिटेड। तो बी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी हमारी पब्लिक कंपनी में काउंट होगी, क्योंकि वो सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। मतलब एक पब्लिक कंपनी, तो वो भी पब्लिक कंपनी ही डीम्ड की जाती है। वो है प्राइवेट कंपनी, बट उसको लॉ में डीम ऐसे किया जाता है कि वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो हमारी पब्लिक कंपनी दो तरह की हो गई, एक जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, दूसरी वो जो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की। तो अभी सब्सिडरी कंपनी पे भी आएंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी पे। वन पर्सन कंपनी या फिर सेक्शन 2 क्लॉज 62 कंपनी बोलते हैं इसे। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में हमारी वन पर्सन कंपनी डिफाइन की गई है। वन पर्सन कंपनी नाम से ही पता लग रहा है कि वन पर्सन कंपनी, एक बंदा कंपनी चला रहा है। तो इसमें हम सीधा फीचर्स पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बट इसमें ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें एक पर्सन मेंबर होता है, मेंबर ही एक पर्सन होता है, इससे ना ऊपर ना नीचे। एक नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकता है, जो एक इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो रेजिडेंट इंडिया का हो या ना हो, बट उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन का रेजिडेंस इंडिया में होना जरूरी है। तभी वो एक इंडियन रेजिडेंट कहलाया जाता है, जिससे वो एक ओपीसी फॉर्म कर सकता है। उसके बाद वो चाहे इंडिया में रिसाइड करे या ना करे, वो कोई दिक्कत नहीं, बट इंडियन सिटीजन उसका होना जरूरी है। एंड नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलकर कंपनी, या फिर ए लिमिटेड अकेला खुद से ओपीसी नहीं फॉर्म कर सकता, एक इंसान होना जरूरी है। अब इसको क्या कहते हैं, अब इसमें कोई भी मिनिमम पेड अब कैपिटल की कोई लिमिट नहीं बताएगी, मिनिमम कितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक सोल मेंबर ही हो सकता है इस कंपनी में। और इसका जो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी होता है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये चीज साफ दी गई होती है कि मेंबर कौन है इसका। इसका एक नॉमिनी होता है कि इफ मेंबर को इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी या डेथ की वजह से कंपनी को छोड़ना पड़ जाता है, या फिर फॉर ऑब्वियस रीजन छोड़ना ही पड़ेगा, नॉमिनी जो है हमारा वो ओनर बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं कंपनी का। तो एक नॉमिनी प्रिस्क्राइब होता है हमारा, जो सबसे पहला नॉमिनी होता है उसी का नाम हम हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, सिर्फ पहला मेंबर जो होता है। बाकी इसमें हमें जो क्या कहते हैं, मेमोरेंडम में जिन दो लोगों का नाम होता है, एक ओनर होता है एक मेंबर होता है, मेंबर की कंसेंट मेमोरेंडम में साइन हुई होती है। वापस से जो मेंबर का जो नॉमिनी होता है या फिर कंपनी का जो नॉमिनी होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसकी कंसेंट के साथ। अब ये दोनों की कंसेंट ली जाती है कि जो मेंबर भी है ओनर भी है, उन दोनों मेंबर और नॉमिनी जो है उन दोनों की कंसेंट ली जाती है कि क्या यही नॉमिनी होने वाला है कंपनी का या नहीं। सिर्फ जो सबसे पहला नॉमिनी होगा कंपनी का, उसी के कंसेंट और उसी के सिग्नेचर मेमोरेंडम में रहेंगे। बाकियों का सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है और कुछ नहीं, मेमोरेंडम में सिर्फ पहला नॉमिनी होता है। बाकी उसके पास राइट्स होते हैं अपनी कंसेंट विड्रॉ करने के लिए कि उसे अब नॉमिनी नहीं रहना, एंड सिमिलरली जो ओनर होता है वो भी उसे अ, दरख्वास्त या फिर निकाल सकता है अपने नॉमिनी की पोजीशन से कंपनी की। बाकी इसके नाम में हमेशा ऐसे लिखा जाता है एंड में कि ये ओपीसी है, एंड में जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो इसमें ओपीसी लगाया जाता है। बाकी इसमें ऐसे तो और कुछ नहीं होता कि इसमें माइनर जो है हमारा ना मेंबर हो सकता है ना नॉमिनी हो सकता है कंपनी का, और इसमें कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट वो नहीं कर सकते कंपनी में। ये जो कंपनी होती है ये हमारी कोई भी एनबीएफसी में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये एनबीएफसी हो नहीं सकती, क्योंकि एक अकेला इंडिविजुअल बैंकिंग फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा, इस वजह से एनबीएफसी नहीं हो सकती, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन अगर कुछ भी कंपनी ने किया तो बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर को फंसाया नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इसको यूज नहीं कर सकते। बाकी इसमें अगर आगे देखें तो ये
आगे इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में। ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंडर सम सर्कमस्टांसेस कन्वर्ट हो सकती है, बट ये सेक्शन 8 कंपनी या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में नहीं हो सकती कन्वर्ट। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक होते हैं, बट मैक्सिमम ये जा सकते हैं किसी भी लिमिट तक। बट इसमें मेंबर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, बाकी हम इसमें आगे बढ़ते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में। होल्डिंग कंपनी सच होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 में डिफाइंड है, एंड सब्सिडियरी कंपनी हम उसी के साथ पढ़ेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87, इन दो में ये कंपनीज डिफाइंड है। तो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी of which such companies are subsidiary company। मतलब होल्डिंग कंपनी का एक कोई रिलेशनशिप है सब्सिडियरी कंपनी के साथ, एंड सब्सिडियरी कंपनी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, सब्सिडियरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी। मतलब इन दोनों की डेफिनेशन तो यही है कि ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करके बैठे हैं। बट अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करने की पावर होल्डिंग कंपनी के पास हो। वापस से होल्डिंग कंपनी जो है हमारी सब्सिडियरी कंपनी का कुछ कॉम्पोजिशन होल्ड कर रही हो, वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी होती। या फिर 50% से ज्यादा हमारी जो होल्डिंग है टोटल वोटिंग पावर की, या फिर शेयर होल्डिंग, वो जो है हमारी सब होल्डिंग कंपनी के पास हो। बेसिकली 51%, 52% या सो ऑन 50% भी अगर होल्डिंग है, 50% की होल्डिंग अगर होल्डिंग कंपनी के पास है सब्सिडियरी कंपनी की, देन इट्स अ सब्सिडियरी एंड होल्डिंग रिलेशनशिप। सब्सिडियरी एंड होल्डिंग एक रिलेशनशिप होता है कंपनीज का, जिसमें होल्डिंग कंपनी के पास या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर हो, या फिर 50% से ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर जो है होल्डिंग कंपनी के पास हो। इन दोनों में से अगर कोई भी केस अगर वैलिड हो जाता है तो इट्स अ होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। बाकी इनमें कुछ एक्सेप्शंस होती है होल्डिंग सब्सिडियरी की। अच्छा, अब एक सपोज करते हैं ऐसा केस जिसमें ए लिमिटेड है, उसकी सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, और उसकी भी एक सब्सिडियरी है सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड बी की तो सब्सिडियरी है ही है, ए की भी सब्सिडियरी है। बट अगर हम इस केस को और आगे बढ़ाए कि डी लिमिटेड सब्सिडियरी है सी की, तो इस केस में डी लिमिटेड जो होगी वो सी की सब्सिडियरी है एंड बी की सब्सिडियरी, बट ए की सब्सिडियरी नहीं है। दैट मीन्स दो लेयर या फिर दो सब्सिडियरी रिलेशनशिप ही मेंटेन हो सकते हैं कि ए बी एंड सी, या फिर बी सी एंड डी। ऐसा ऐसा सीन होता है कि दो लेयर, दैट्स इट, उससे आगे नहीं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती है। दो लेयर की जो रेस्ट्रिक्शन है वो इन कुछ एक्सेप्टेड केसेस में नहीं होती, जैसे बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या कोई गवर्नमेंट कंपनी हो। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनीज होती है, इनकी लेयर्स और ज्यादा हो सकती है। जैसे कि जो डी लिमिटेड है उस केस में ए लिमिटेड की सब्सिडियरी कंसिडर होगी अगर वो कोई बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट कंपनी होगी तो। ठीक है, बाकी इस केस में जो कंपनी का हम यूज कर रहे हैं वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो ए लिमिटेड ना हो, ए एलएलपी हो, बी एलएलपी हो, सी एलएलपी हो, एंड सो ऑन। हम उसको कंपनी बोलते हैं बट वो होती कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है एसोसिएट कंपनी, जो हमारा डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6 हमारा डिफाइन करते हैं एसोसिएट कंपनी को। एसोसिएट कंपनी हमारी कैसे डिफाइंड है? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company, includes a joint venture। मतलब जिस कंपनी के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है दूसरी कंपनी को, वो एक होती है एसोसिएट कंपनी। सपोज करते हैं ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बी लिमिटेड पे, तो दैट मीन वो एक एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। जो हमारी बी लिमिटेड है वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी ए की। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो होता है जिसमें 20% वोटिंग पावर जो है वो हमारी ए लिमिटेड के पास हो, या फिर बिजनेस डिसीजन के अग्रीमेंट लेने की पावर ए लिमिटेड के पास हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस फुलफिल हो जाता है तो वो एक एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, बी लिमिटेड एसोसिएट हो जाएगी ए। ठीक है,
अब अगर इससे आगे आए तो इसमें हमारी कोई भी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडेड नहीं होगी और जॉइंट वेंचर इंक्लूड होगा। जॉइंट वेंचर में एसोसिएट रिलेशनशिप होता है, बट जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी होती है वो एसोसिएट कंपनी नहीं होती। मीन्स बी लिमिटेड या तो सब्सिडियरी होगी या फिर हमारी एसोसिएट होगी। अच्छा, ए लिमिटेड हमारी बी की एसोसिएट नहीं है, बट बी लिमिटेड हमारी ए की एसोसिएट है। ये केस कि ए लिमिटेड तो 20% होल्ड करता है बी लिमिटेड का, ना कि बी लिमिटेड होल्ड करता है, तो दैट इज द केस। इससे आगे अगर हम आए तो हमारी अगली कंपनी आ जाती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। एंड स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी होती है स्मॉल कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करता और जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट शो नहीं करता। मतलब जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है और 40 करोड़ से ज्यादा का उसका मुनाफा नहीं है। बट ये लिमिट चेंज की जा सकती है, अप टू 10 करोड़ उसका पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है एंड अप टू 100 करोड़ उसके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकती है। ये टाइप की हमारी कंपनी होती है स्मॉल कंपनी। बहुत छोटी सी कंपनी है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारी इसमें याद आती है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ये दो हमारी स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकती। कोई भी एक एनपीओ हमारी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। और कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट कोई स्पेशल एक्ट के अंडर हो, जैसे हमारा इंश्योरेंस एक्ट के अंडर, बैंकिंग एक्ट के अंदर, आरबीआई हमारा स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकता, चाहे उसका बैलेंस या फिर पीएनएल कुछ भी शो करे। तो वो हमारा स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। तीन हमारी कंपनीज होती है जो एग्जेप्टेड है इसके इस स्मॉल कंपनी के प्रोविजन से। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एनपीओ एंड बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई कंपनी जो हमारी किसी स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्नमेंट हो। ये भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% या फिर उससे ज्यादा की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों मिलके भी हो सकते हैं। अगर इनकी टोटल होल्डिंग 51% है तो ये गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन हो जाती है। बाकी अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, जैसे ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हो गई, बी लिमिटेड इसकी सब्सिडरी होगी, तो बी लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट उसका बेसिकली होल्डिंग बहुत ज्यादा है इस वजह से। अब गवर्नमेंट कंपनी में भी हम दो चीजें मान के चल सकते हैं, एक पेड अप शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर। पेड अप शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर में बस ये फर्क आ जाता है कि अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के अगर उन्होंने शेयर इश्यू किए हुए कंपनी में तो टोटल वोटिंग पावर कंसिडर करते हैं, वरना पेड अप शेयर कैपिटल से भी काम चल जाता है। बेसिकली हो सकता है कि किसी एक शेयर की वोटिंग पावर 60 या 70% हो और दूसरी की वोटिंग पावर 30 या 20% जितनी कुछ हो, तो फर्क आ जाता है। तो दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर में फर्क है। तो टोटल वोटिंग पावर 51% की होनी चाहिए, ना कि पेड अप शेयर कैपिटल, अगर हम वैसे जनरलाइज केस में देखें। एक हमारी लास्ट कंपनी और आ जाती है इस लेक्चर की, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी हमारी वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो हमारे इंडिया के बाहर जाके बनती है। इंडिया के बाहर जाके बनती है मतलब यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई हो, कहीं में इनकॉर्पोरेट हुई हो, जिसका एक इंटरेस्ट हो इंडिया में काम करने का, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल मीडियम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। मतलब फॉरेन कंपनी हमारी वो कंपनी है जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो हमारी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज उसका काम करने का इरादा है यहाँ पे एजेंट से फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब वो काम कर रही है इंडिया में एंड बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में किसी और तरीके से कर रही है, मतलब किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी उसकी इंडिया में होनी चाहिए और इनकॉर्पोरेशन उसका बाहर होना चाहिए। ये हमारा डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। फॉरेन कंपनी डिफाइंड है हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। तो इसी के साथ हमारा आधे से आधा चैप्टर खत्म हो गया इन अंडर 33 मिनट्स, वन शॉट, तो बहुत सही खिंच गया। बाकी हम वापस से अगर सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कंपनी की अगर हम सेक्शन देखें तो सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में डिफाइन होता है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी डिफाइंड है। फिर अगर हम उसके बाद सबसे पहली हमारी जो हमने कंपनी पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में,
सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में ओबीसी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमारी मेजर तीन कंपनीज खत्म हो जाती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओबीसी। मेजरली यही तीन कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक, ओबीसी। फिर इनके अंदर अंदर के केसेस स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में हमारी पब्लिक, 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट, 2 क्लॉज 62 में हमारी ओबीसी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 तो इन सब के पर ही है, कंपनी की डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है। बाकी अगर हम इसके बाद आगे आए तो हमारी होल्डिंग सब्सिडियरी वाली आ जाती है। होल्डिंग हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 46 में है, सब्सिडियरी 2 क्लॉज 87 में है। फिर हम आते हैं एसोसिएट पे। एसोसिएट कंपनी हमारी डिफाइंड है 2 क्लॉज 6 में, एंड स्मॉल कंपनी हमारी डिफाइंड है 2 क्लॉज 85 में। गवर्नमेंट हमारे डिफाइंड है 2 क्लॉज 45 में, फॉरेन डिफाइंड है 2 क्लॉज 42 में। इसी के साथ हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई थिंक एक और रिकॉर्डिंग एंड ये चैप्टर 1 इसी के साथ हमारा कंपनी एक्ट आधे से ज्यादा रिवाइज हो चुका है। बस नया हो तो बताना। मेरी भी रिवीजन हो गई एंड सितंबर 10 पास आ गए।